एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में। चलिए बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोरोना को लेकर अब राहत वाली खबर सामने आई है। कोरोना के केस काफी कम हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें स्कूल, कोचिंग और जिम खोलने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। काफी दिनों से कोरोना के केस में तेजी देखते हुए दिल्ली में काफी चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसे अब धीरे धीरे खत्म कर दिया जा रहा है। डीडीएमए ने विशेषज्ञों की सलाह, कोरोना की लगातार घटती एक्टिविटी रेट और कोरोना की लगातार घटते केस के आधार पर यह फैसला लिया है। डीडीएमए की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और कई एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। इससे पहले व्यापारी संगठन कर्फ्यू समेत अन्य पाबंदियां हटाने की ओर पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की मांग की थी। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल के पालन के तहत उच्च शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खुलेंगे। कोरोना से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से डीडीएमए की कल बैठक हुई है, क्या कुछ उसमें खास रहा और इस बैठक के बाद जो अहम फैसले लिए गए, उसके बाद दिल्ली में पाबंदियों में कितनी राहत और कितनी जो गंभीरता है वो दिखाई गई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर जब कोरोना की स्थिति बिगड़ रही थी, तो कहीं न कहीं डर भी बना हुआ था। दिल्ली सरकार की बात करें, डीडीएमए की बात करें और उपराज्यपाल की बात करें, तो लगातार कहीं न कहीं कोशिश की जा रही थी कि क आंकड़ों को यानी कहीं न कहीं कम किया जाए। मगर जिस तरीके से अब आंकड़े कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, मार्केटों के अंदर राहत दी जा रही है, व्यापारियों को भी राहत दी गई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर व्यापारी जो थे, वो अपने व्यापार को लेकर कहीं न कहीं परेशान होते हुए नज़र आ रहे थे। लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से गुहार लगाई गई। दिल्ली सरकार ने फाइल बनाकर उपराज्यपाल के पास भेजी, मगर उपराज्यपाल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मगर व्यापारी जो थे फिर खुद कैसे उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे, मगर वहां से गुहार भी लगाई गई कि उनके व्यापार जो है वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं, उनके लिए राहत दी जाए। तो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल ने जिस तरीके से व्यापारियों को राहत दी गई, मगर अब जो छात्र हैं या फिर उनके परिजन हैं, वो कहीं न कहीं गुहार लगा रहे हैं कि लगातार कहीं न कहीं स्कूलों को खोला जाए। और अब इसको लेकर जो कल डीडीएमए की तरफ से बैठक की गई थी, डीडीएमए की बैठक के जो अध्यक्षता थी, वो उपराज्यपाल ने की और खुद इसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो मौजूद रहे। लगातार बड़े जो अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। लगातार ये भी कोशिश की जा रही थी जो आंकड़े कम हुए हैं, उसके बाद जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके, सब सब हर एक व्यक्ति को राहत दी जा सके। मगर मार्केटों के अंदर जिस तरीके से क्या है, वीकेंड्स कर्फ्यू हटाया गया, ऑड इवन हटाया गया, उससे कहीं न कहीं व्यापारियों को ज़रूर राहत मिली। मगर अब कहीं न कहीं ये बात भी उठती नज़र आ रही है कि स्कूलों को भी राहत दी जाए, छात्रों को भी स्कूल जाने की अनुमति दी जाए। मगर अब दिल्ली स कैसे डीडीएमए की तरफ से बिल्कुल फैसला ले लिया गया है। 7 फरवरी से जो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की जो क्लासेज़ हैं, वो खोली जाएँगी, क्योंकि 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है और जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनको अभी स्कूल में आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो कहीं न कहीं हर तरीके से कोशिश ज़रूर की जा रही है और कोशिश के साथ-साथ जो बच्चों की जो पढ़ाई थी सुचारू रूप से जो नहीं चल पा रही थी, जो ऑनलाइन के माध्यम से चल रही थी, उसको भी कहीं न कहीं अब सुचारू रूप से चालू करने की कह सकते हैं अनुमति दे दी गई है। जी। ये तमाम जो अनुमतियां दी गई है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो स्कूल सबसे अहम थे, स्कूलों को खोलने की जो जो अनुमति दी गई है, उससे जो बच्चे हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, उसके लिए वो लगातार मांग कर रहे थे। अब अभिभावकों का क्या कुछ कहना है और बच्चों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बच्चों की पढ़ाई की, तो बच्चों की पढ़ाई जो थी वो ऑनलाइन के माध्यम से इतनी कारगर नहीं मानी जा रही थी और बच्चे भी खुद उससे संतुष्ट नहीं थे। यहाँ तक कि उनके परिजन जो थे, वो भी संतुष्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। मगर जब बार-बार ये गुहार लगाई जा रही थी कि जब आंकड़े कम हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं स्कूलों को भी खोला जाए। पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार से और डीडीएमए की तरफ से कह सकते हैं गुहार लगाई थी। उसी गुहार को लेते हुए कल जो डीडीएमए की तरफ से फैसला लिया गया, जिस तरीके से कहीं न कहीं स्कूलों को खोलने की कोशिश की गई है, कोचिंग सेंटर को खोलने की कोशिश की गई है, कॉलेजों को खोलने की कोशिश की गई है, तो उससे कहीं न कहीं जो बड़े बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई जो है ज़रूर सुचारू रूप से अब चालू होती हुई नज़र आएगी और ये इसको लेकर बच्चे जो है वो काफ़ी संतुष्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके जो परिजन थे, वो भी कहीं न कहीं संतुष्ट होते रहे और परिजनों का यही कहना है कि ये कदम जो है, जिस तरीके से आंकड़े कम हुए थे, उसी समय ले लेने चाहिए थे। मगर वैक्सीन जिस तरीके से 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जो मुहैया कराई गई, उसके बाद में जो आंकड़े कम हुए हैं, उसके लिए कहीं न कहीं बार-बार गुहार लगाई जा रही थी। मगर अब
सरकार जो है कहीं न कहीं अगला कदम उठाने वाली है, यानी कि 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी शायद वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनकी जो क्लासेस हैं, वो भी कहीं न कहीं खुल सके। मगर अभी जो कह सकते हैं 9वीं क्लास है, उससे ऊपर की क्लासेस जो हैं, उनको ज़रूर खोल दिया गया है, और कोचिंग सेंटरों की बात करें, कोचिंग सेंटरों को भी खोल दिया गया है, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है, वो सुचारू रूप से चालू रहे, और कहीं न कहीं बच्चे भी इससे कहीं न कहीं संतुष्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। हुँ, ठीक है, बच्चे भी इससे संतुष्ट हैं और भी कई जो पाबंदियाँ हैं उनमें ढील दी गई है, डीडीएमए की बैठक जो हुई, इसमें अब और सरकार क्या आगे कोई राहत दे सकती है? क्योंकि कोरोना के जो केसेज़ हैं, वो लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ये केसेज़ कम हो रहे हैं और राहत पर राहत दी जा रही है, तो कहीं लापरवाही भारी ना पड़ जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लापरवाही की, तो लापरवाही अगर होती है, तो कहीं न कहीं नुकसान खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार की बात करें, डीडीएमए की बात करें, लगातार राहत दी जा रही है। पहले व्यापारियों को राहत दी गई, अब स्कूलों को राहत दी जा रही है, छात्रों को राहत दी जा रही है। उनके जो परिजन थे, वो बार-बार गुहार लगा रहे थे कि उनको जो वैक्सीन मिल चुकी है, यानी कि परिजनों को वैक्सीन मिल चुकी है, स्कूल प्रशासन को वैक्सीन मिल चुकी है, तो बच्चों को भी कहीं न कहीं वैक्सीन मिले, ताकि उनकी जो पढ़ाई है, वो भी सुचारू रूप से चालू रहे। मगर जिस तरीके से अब 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन मिल चुकी है, और जिन बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लगी है, उनको आने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि वैक्सीन लगवाइए और स्कूलों के अंदर आ जाइए, और अपनी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चालू रखिए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से और पाबंदियों की, तो कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर की बात करें, तो कहीं न कहीं बाज़ारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए ज़रूर कहा गया है। जो स्कूलों के अंदर भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है कि जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, उनको अभी आने की अनुमति नहीं है। तो वैक्सीन के लिए कहीं न कहीं बार-बार फ़ोर्स किया जा रहा है, तो स्कूल प्रशासन की तरफ से लगातार जिन बच्चों ने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनको डायरेक्ट कॉलिंग करके उनको बताया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाइए, ताकि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको जो खतरा है, वो कम से कम हो सके, और स्कूलों के अंदर जो आकर उनकी जो पढ़ाई है, वो भी सुचारू रूप से चालू हो सके। जी। हुँ, ठीक है, बाकी जो पाबंदियाँ दी गई है पाबंदियाँ जो रखी गई है, उनके बारे में भी विस्तार से बताएँ फिलहाल और क्या कुछ पाबंदियाँ दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डीडीएमए की और पाबंदियों की, तो स्कूलों को खोलने के साथ-साथ कहीं न कहीं ये भी कोशिश की जा रही है कि जो बाज़ारों के अंदर भीड़ है, यानी कि कैसे क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर भी कहीं न कहीं जुर्माना किया जाए, या फिर कहें उनको रोका जाए। अधिकारियों को बोल दिया गया, दिल्ली पुलिस के जवान की बात करें, या सिविल डिफेंस के लोगों की बात करें, या फिर एसडीएम की टीम की बात करें, उनको भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, और खुद ये भी कहा गया है कि बाज़ारों के अंदर अगर सख्ती नहीं बरती जा रही है, उनको कहीं न कहीं जुर्माना किया जाए, उनके ऊपर सख्ती की जाए, मार्केट के जो एसोसिएशन है, उनको उनसे बातचीत की जाए। लगातार इसको लेकर लगातार कोशिश भी की जा रही है, और यहाँ तक कि सदर बाज़ार के जो व्यापारी हैं, वो भी लगातार इसी को लेकर लगातार सरकार के संपर्क में है, पुलिस के संपर्क में है, ताकि बाज़ारों के अंदर जो भीड़ है, उसको कंट्रोल किया जाए। मगर फिर भी बाज़ारों के अंदर जो भीड़ देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं डर ज़रूर बना हुआ है, इसीलिए हुँ। डीडीएमए की और दिल्ली सरकार की तरफ से थोड़ी-थोड़ी राहत ज़रूर दी जा रही है। जी। राजीव, बाजारों में जो भीड़ दिखाई दे रही है उसी को लेकर सबसे बड़ी लापरवाही हम यहाँ पर कह सकते हैं सरकार की, क्योंकि जो प्रशासन है ना तो वो इस ओर ध्यान दे रहा है और सरकार भी पाबंदियों में लगातार राहत पर राहत देती नजर आ रही है, लेकिन ये जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, इस भीड़ से कहीं ना कहीं और खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बाज़ारों की, कह सकते हैं जो बाज़ारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है, लापरवाही देखने को मिल रही है। बाज़ारों के अंदर मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग बाग, यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं न कहीं उन अधिकारियों के ऊपर सख्ती करनी चाहिए जिनको बाज़ारों के अंदर लगाया गया, चाहे वो सिविल डिफेंस के हों, या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हों, या एसडीएम की टीम हो। मगर लगातार कहीं न कहीं यही देखने को मिल रहा है, बाज़ार के एक कोने पे ज़रूर कह सकते हैं स्टार्टिंग में खड़े होते हैं, उसके बाद में सिविल डिफेंस के लोग जो है जुर्माना भी करते हैं, मगर बाज़ारों के अंदर जाके चेक नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर भुगतना पड़ सकता है। अगर आंकड़े बढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं और चिंताएँ बढ़ेंगी, मगर इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सख्ती होनी चाहिए उन अधिकारियों के ऊपर, जो बाज़ारों के अंदर सख्ती नहीं कर रहे हैं, सोशल हम्म। डिस्टेंसिंग नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ एक साइड में खड़े होकर अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो उनके लिए भी, अधिकारियों के लिए भी सख्ती होनी चाहिए। मगर अभी तक जो हालात है, वो बाज़ारों के अंदर यही देखने वाले मिल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, मास्क लोग बाग नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन अधिकारियों के ऊपर सबसे पहले दिल्ली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जी। राजीव, नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लागू है, क्या उसका पूरे तरीके से पालन हो रहा है? क्योंकि नाइट कर्फ्यू हम लगा तो देते हैं, सरकारें लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आम जनता है वो सड़कों पर हमें दिखाई देती है, क्योंकि प्रशासन वहां पर सतर्क नहीं होता। फिलहाल क्या नाइट कर्फ्यू का देख पालन पूरे तरीके से किया जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नाइट कर्फ्यू की, नाइट कर्फ्यू के अंदर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा या फिर कहें एसडीएम के द्वारा सख्ती होनी चाहिए थी, वहाँ पर भी लापरवाही देखने को मिल रही है क्योंकि रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू ज जारी हो जाता है सुबह 5 बजे तक के लिए। मगर उस समय भी लोग बाग अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं और कहीं न कहीं र ना रातों को घूम रहे हैं और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सख्ती होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। एसडीएम की टीम की तरफ से, सिविल डिफेंस के जवानों की तरफ से वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है और कहीं न कहीं इसका जो फ़ायदा है, वो जनता उठाने की कोशिश कर रही है और बार-बार बाहर निकलती है और कहीं न कहीं वायरस का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें अधिकारियों की सख्ती की, वो सख्ती देखने को नहीं मिल रही है, बाज़ारों के अंदर सख्ती नहीं देखने को नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं उनके लिए भी दिल्ली सरकार को या फिर कहें उपराज्यपाल को इसके अंदर एक्शन लेना होगा ताकि जो लोग सख्ती नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं जो अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाए ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ, अगर वायरस का खतरा बनता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो भी कहीं न कहीं अछूते नहीं है, उनके ऊपर भी वायरस आ सकता है, तो कहीं न कहीं इसके लेकर भी कहीं न कहीं कदम उठाने चाहिए। जी। हुँ। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से पाबंदियाँ दिल्ली में उन पर राहत दी जा रही है, उसके बाद कल डीडीएमए की बैठक हुई और इस बैठक में और कुछ पाबंदियाँ दी गई और स्कूल, जिम और कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी गई है। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं जो पंजाब से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी में पंजाब के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान जारी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस लड़ाई में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। इस बीच सिद्धू गांधी परिवार के खिलाफ खुले बगावत के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में ऊपर बैठे लोगों को कठपुतली सीएम चाहिए। पंजाब में अपने समर्थकों की नारेबाजी के बीच सिद्धू ने कहा कि अगर नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्यमंत्री के हाथों में है। इस बार आपको मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी धुन पर नाच सके। क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं? ये नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा। हालांकि इसके बाद खबर ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर भी अब ढीले पड़ गए हैं और अब उन्होंने ढाई साल के सीएम के फॉर्मूले का भी जिक्र किया है और ये जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि दोनों को ही बड़ा पद दिया जाएगा। जब ढाई साल के फॉर्मूले में एक सीएम होगा और दूसरा डिप्टी सीएम, और जब 2.5 साल होंगे तो इसको जो सीएम होगा उसे डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और डिप्टी सीएम को सीएम बनाया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि डिप्टी सीएम जो है उनको बड़ा पद भी दिया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम पाबंदियां जो है वो कहीं ना कहीं जो नवजोत सिंह सिद्धू जो है उन पर लगाई जा रही है, या फिर यूं कहें कि सिद्धू जो तमाम हाईकमान है उन पर ये पाबंदियां लगाते नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से उनको दबाव बनाया जाए और किस तरीके से खुद ये पद हासिल कर लिया जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ढाई साल के फॉर्मूले पर भी उनके तेवर ढीले पड़ते दिखे हैं। सिद्धू की बात करें तो लगातार रिस्पॉन्स उन्हें पंजाब से मिल रहा है। अगर हम पार्टी में बात करते हैं तो पार्टी में जो उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल शुरुआत में था वो शायद कम होता हुआ नजर आ रहा है और उनको भी ये चीज महसूस हो रही है। तो वही पंजाब में लोगों की बात करें तो वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी कहीं अगर हम बात करें तो चिरंजीत चन्नी से कम होती हुई नजर आ रही है। शायद इसी के चलते अगर हम कहें कि वो एक रिव्यू चाहते हैं, एक सख्त अगर हम कहें कि सख्त जवाब, एक पॉजिटिव जवाब चाहते हैं अपने फेवर में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, तो शायद इसी के चलते वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि हाईकमान जल्द से जल्द फैसला सुना दे। हालांकि कल राहुल गांधी ने लुधियाना में आना है, वहां पे आके बकायदा एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें बकायदा नाम अनाउंस हो सकता है। और शायद इसी चीज को देखते हुए इतने बड़े बयान सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से दिए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने एक इनडायरेक्ट इंप्रेशन दे दिया है कि अगर उनके अलावा कोई भी और सीएम चुना जाता है तो वो एक कठपुतली सीएम होगा, एक वीक सीएम होगा, और अगर उन्हें चुना जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सीएम होंगे और उनसे मतलब एक कह सकते हैं कि बड़े किरदार वाले व्यक्ति होंगे जो कुछ भी मतलब उनके पंजाब को सुधारने के लिए कर सकेंगे। तो इनडायरेक्ट रेफरेंस दिए गए, इनडायरेक्टली अगर हम कहेंगे सीधे तौर पर बोला नहीं किया। हालांकि बाद में अगर हम देखें ये खबर काफी रात चल गई कि हाईकमान के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि उनको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो दो कमजोर मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं वो पिछले सरकार के कैप्टन अमरिंदर सिंह की और अकाली दल के मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है, ना कि कांग्रेस हाईकमान की। पर अगर हम वर्डिंग देखते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान
के ऊपर ही सवाल खड़ा किया जाता है। पर अब ये देखना होगा कि उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी दिख रहा है कि अगर वो अपना हार्ड रूट लेते हैं या फिर अपना सख्त रवैया नहीं बदलते हैं तो उनको शायद पार्टी से वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो उसकी वो उम्मीद कर रहे थे। और अभी सिर्फ एक ही मान सम्मान की उम्मीद वो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे का उनको ऐलान कर दिया जाए। जी अमित, जो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात रखी गई है सामने, जिस पर कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर ढीले पड़े हैं, उस 2.5 साल के फॉर्मूले में कितनी सटीकता आप देख रहे हैं? देखिए, 2.5 साल का फॉर्मूला काफी हद तक अगर हम इस सवाल में लाया जा सकता है, पर सवाल ये है कि क्या दोनों सीएम कैंडिडेट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सवाल ये है। उसके बाद ये भी एक सवाल उठ जाता है कि पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर आप ये भी लड़ते हैं, देखिए अगर आप पंजाब में अनाउंस कर देते हैं कि आपका मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत चन्नी होने वाले हैं या फिर नवजोत सिद्धू होने वाले हैं, तो फिर उसके बाद लोगों से एक तरह से धोखा हो जाता है कि आपने तो बोलते कि हमारा मुख्यमंत्री चेहरा ये होगा, क्या आप बीचों से बदल रहे हैं। तो कई फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे और शायद कांग्रेस हाईकमान सभी फैक्टर्स को कंसिडर करेगी। पर हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि दोनों बड़े मेजर चेहरों को अपील करने के लिए, शांत रखने के लिए ये एक फॉर्मूला भी अपनाया जा सकता है कि इलेक्शन में अगर हम कहें कि वोटिंग में अब की तौर पर कहूंगा कि 10 से 12 दिन का समय रह गया और ऐसे में किसी का भी नाराज होना पार्टी के लिए और पूरे पंजाब कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है इस समय। जी ठीक है। फिलहाल अमित, हाईकमान का क्या कुछ फैसला, क्या कुछ स्थिति है, क्या मंथन चल रहा है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 7 तारीख को सीएम चेहरे का ऐलान किया जा सकता है, अब 7 तारीख भी दूर नहीं है, तो अब किस तरीके का मंथन और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? कौन सा चेहरा हो सकता है सीएम के लिए? क्या इन दोनों में ही या कोई तीसरा चेहरा भी लेकर आ सकता है हाईकमान? देखिए, ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही एक अलग फैसला लेने के भी जानी जाती है। अगर हम कहें कि जो नाम कई बार जो रेस में भी नहीं होते वो भी सामने चलता है। जैसे हम बात कर लेंगे जब चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आप बता दें तो कहीं ना कहीं सुखविंदर रंधावा और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में क्या चल रही थी और तब अचानक से ही चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस कई फैक्टर्स को कंसिडर करती है और लोगों की ओपिनियन जरूर कंसिडर करेगी। खुद पार्टी की स्टेबिलिटी भी एक अहम फैक्टर रहने वाली है कि किस एक व्यक्ति को अगर हम क्या सीएम चेहरा लाने से पार्टी स्टेबल रहने वाली है, वो चीज जरूर फैक्टर इन किया जाएगा। पार्टी किस तरीके से स्टेबल रहने वाली है, इस फैक्टर पर जो तमाम चीजें हैं विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक लगता नहीं है कि पार्टी जो है, पार्टी हाईकमान जो है, वो कहीं ना कहीं विचार करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी देखा जब सीएम बदले गए थे उस समय में भी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। हमने हाल ही में सुनील जाखड़ का बयान देखा, उन्होंने कहा कि उनके पक्ष में ज्यादा विधायकों ने वोट किए थे। अभी कहीं ना कहीं विधायकों से वोट के लिए ये बात कही जा रही है। क्या इसमें जो जाखड़ ने आरोप लगाए थे वो गड़बड़ी, वो आरोप एक बार फिर से आगे भी लग सकते हैं? ये जो तमाम स्थितियां हैं जिस तरीके से पहले हुई उनको देखते हुए, तो क्या कोई और रास्ता निकाल सकता है हाईकमान सीएम चेहरे का ऐलान करने के लिए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि खुद बहुत नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी दोनों को ही सीएम चेहरा ना अनाउंस किया जाए, उनकी जगह कोई तीसरा कैंडिडेट सामने लाया जाए। ये एक फैक्टर हमेशा ही रहेगा और ये जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक हम इसको साइडलाइन नहीं कर सकते इस ऑप्शन को कि शायद कांग्रेस एक नया चेहरा ही और ला जाए। पर वही अगर आप देखें कि अगर सुनील जाखड़ की तरफ से लगातार एलिगेशन और स्पीचेस दी जा रही हैं कि उनको ज्यादा प्रेफर किया जा रहा था, कि जब हम कहें कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था और तब अगर हम कहें कि जब नया मुख्यमंत्री चुनने की बात है तब उन्होंने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले थे पर मुझे फिर भी साइडलाइन कर दिया गया। तो ये फैक्टर उनकी तरफ से दलीलें दी गई हैं। तो पर बाद में बात ये भी आई है, फिर कांग्रेस ये कहती नजर आई कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ 2 लोगों के नाम सामने आए थे। तो कई चीजें हैं, कई पहलू है और इलेक्शन का समय नजदीक है, तो इसलिए हम हर एक स्टेटमेंट्स को बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं ले सकते और हर एक कांग्रेस हाईकमान भी शायद ये चीज समझती है और कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी तरफ से है, क्योंकि अगर वो सरकार बनाना चाहते हैं तो एक स्टेबल गवर्नमेंट ही बना पाएगी। जी अमित, 7 तारीख का समय दिया गया है, कितने चांसेस हैं कि 7 तारीख को सीएम चेहरे का ऐलान हो सकता है? बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐलान हो जाए, क्योंकि बार बार अटकलें आ रही हैं, अनाउंसमेंट हो रही है कि जल्द ही सीएम चेहरा अनाउंस कर दिया जाएगा। और जितनी जल्दी अगर कांग्रेस पार्टी अपना सीएम चेहरा अनाउंस करेगी उतनी जल्दी लोगों को एक फेस मिल जाएगा पार्टी के लिए। अभी अगर हम कहेंगे खुद पार्टी के कार्यकर्ता ही बटे हुए कि किसके लिए सपोर्ट करें, क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर लोगों के बीच में जाए, चरणजीत चन्नी के नाम पर लोगों के बीच में जाए, और लोग जा भी रहे हैं और काफी स्प्लिट रिस्पॉन्स मिल रहा है। पर अगर एक बार नाम अनाउंस हो जाता है, एक चेहरा सामने आ जाता है, तो कंबाइंड फ्रंट के तौर पे या फिर हम कहें कि एटलीस्ट एक चेहरे के बेस पे लोगों बीच में सभी पार्टी के वर्कर्स और कैंडिडेट लोगों बीच में जा सकेंगे। जी
ठीक है, पार्टी के कैंडिडेट जो हैं उन्हीं की अगर एक बार फिर से जिक्र कर ले तो उनके मन में क्या है, क्या आपको लगता है अमित, कितने परसेंट जो विधायक हैं वो सिद्धू के पक्ष में है और कितने परसेंट चन्नी के पक्ष में, क्या लगता है? देखिए, पार्टी कैंडिडेट खुल के सीधे तौर पर अगर हम कहें कि किसी के भी फेवर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने पार्टी में रहना है कि दोनों ही बड़े चेहरे हैं, एक पंजाब कांग्रेस के प्रधान है तो दूसरे मुख्यमंत्री अभी हैं और शायद अगले मुख्यमंत्री चेहरे भी हो सकते हैं। तो इसलिए सभी कैंडिडेट ने अपना रिस्पॉन्स काफी सीमित रखा है। हाँ, जो हम कह सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को खुद टिकट नवजोत सिंह सिद्धू ने दिलाई है वो उनका फेवर में नजर आ रहे हैं, तो जो चंजी चन्नी के अगर हम कहें कि उनकी तरफ से आए थे तो वो उनके सपोर्ट में, तो एक ऐसा हम कह सकते हैं कि मिला जुला रिस्पॉन्स ही अभी देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर पार्टी की तरफ से एक पॉजिटिव या हम कहें कि एक सिंगल साइडेड ओपिनियन नहीं आया है और यही शायद कारण है कि कांग्रेस हाईकमान इतनी देरी लगा रहा है। अगर एक सिंगल साइडेड ओपिनियन नीचे कैंडिडेट की तरफ से ही आया था तो शायद हम कह सकते हैं सीएम चेहरा बहुत पहले ही ऐलान किया जा चुका होता। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख करते हैं जो मुंबई से है, जहां पर 100 करोड़ वसूली मामले की जांच कर रही ईडी ने करीब 51 लोगों का बयान दर्ज किया है, जिसमें आईएएस, आईपीएस नेता और सीए और इसी के साथ कई बार मालिकों का भी बयान शामिल है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि अनिल देशमुख 1992 से लेकर अब तक अपने पद का गलत फायदा उठाते रहे हैं। कई गलत तरीके से पैसे कमाए और प्रॉपर्टी बनाई, कई कंपनियां भी बनाई और इलीगल तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल बनाए गए 13 कंपनियों में किया, जिसके मालिक अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख, सलील देशमुख या फिर इनके करीबी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ईडी ने 51 लोगों की जो बयान है वो दर्ज किए हैं, कौन कौन वो लोग हैं और फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है ये भी बताएं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से ईडी ने 100 करोड़ के फर्जी वाले की मामले की जांच कर रही है, ऐसे में ईडी ने जो चार्जशीट दिया उसमें तमाम बड़े अहम खुलासे हुए हैं, जिसमें सीधे तौर पे बताया गया है कि अनिल देशमुख 1992 से लगातार जो पॉलिटिक्स में आए उसके बाद से लगातार उन्होंने कई इलीगल काम किया, कई कंपनियां खड़ी किया है। इन कंपनियों के जरिए कई नेताओं, कई आईएएस, आईपीएस और तमाम जो जो सरकारी कर्मचारी है उनका उपयोग किया है। ऐसे में सबसे अहम भूमिका इस पूरे मामले में अनिल देशमुख के दोनों बेटे और उनकी पत्नी है, जिनमें 13 कंपनियां बनाई गई। उन 13 कंपनियों की मालकिन के तौर पे जाना जाता है। फिलहाल ईडी ने कई बार समन किया उनके बड़े बेटे हरीश केस को, लेकिन वह नहीं आया। उसके अलावा 2 बार उनके छोटे बेटे सलील देशमुख को किया गया, वो भी नहीं आए। उनकी पत्नी को 2 बार समन्स किया गया, लेकिन वो भी नहीं आए। तो जाहिर तौर पर ये लोग कहीं न कहीं ईडी का सहयोग नहीं कर रहे। इस तरह की बातें जो है अपनी चार्जशीट में ईडी ने कहा है। इसी के साथ कार्रवाई कहां तक पहुंची और जो बयान 51 दर्ज किए गए हैं उन बयानों में क्या कोई खास चीज निकलकर सामने आई है अभी तक? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी ने अपने चार्जशीट में तमाम बड़े अहम खुलासे किया है, उसी वजह से अनिल देशमुख की रिहाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख ने खुद सचिन वजय को लाने में, मुंबई पुलिस विभाग में लाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजय को लाने के लिए 2 करोड़ की मांग की थी, जिसमें सचिन वजय ने यह कहा था कि इतनी बड़ी रकम वो एक साथ नहीं दे सकते। तो अनिल देशमुख ने कहा था कि एक साथ मत दीजिए, धीरे धीरे करके दीजिए। और इसके अलावा एक गृह मंत्री को डायरेक्ट से एक पीएसआई लेवल का अधिकारी फोन करता है और डायरेक्ट पूछता है कि आज क्या करना है। और इस पूरे मामले पर अनिल देशमुख खुद डायरेक्ट जो है पैसे वसूली के मामले में सचिन वजय से बातचीत करते थे। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा है कि एक नीचे तबके का जो पुलिस अधिकारी एक मिनिस्टर को डायरेक्ट फोन करके वसूली की बात करता है। जी बिल्कुल, ये वसूली कांड जो है वो काफी लंबा अब हो चला है सत्यप्रकाश, क्योंकि काफी लंबी समय से इसकी जांच चल रही है। ईडी अब क्या, जिस तरीके से लगातार बयान पर बयान दर्ज किए जा रहे हैं, अनिल देशमुख की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी वो फिलहाल जेल में है, क्या लगता है कब तक उनकी जो, क्योंकि जमानत याचिका भी उन्होंने लगाई थी, कब तक ये तमाम चीजें साफ हो सकती हैं? देखिए, किसी केस में देखा जाता है जब उसकी चार्जशीट जमा हो जाती है तो अमूमन जमानत मिल जाती है।
लेकिन अनिल देशमुख के मामले में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में अनिल देशमुख की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ईडी ने जो है अनिल देशमुख को दोनों बेटों को एक बार फिर से आज समन किया है। जाहिर तौर पर जैसे 5 बार नहीं गए, माना जा रहा है कि आज भी शायद नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं जाते हो तो अनिल देशमुख के दोनों बेटे के खिलाफ ईडी एक बार सख्त रुख अपनाने की बात कर रही है। सत्यप्रकाश, 5 बार हो चुका है जब उनके दोनों बेटे पूछताछ के लिए नहीं गए हैं, तो क्यों ना अब ईडी अभी भी उनको संबंध दिया जा रहा है तो ईडी को सख्त रुख अपनाना चाहिए। इसमें क्या कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वो दोनों अभी तक पेश नहीं हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ईडी अब जो है कोर्ट का रुख करने वाली है, क्योंकि ईडी ने अब तक इंतजार किया, हालांकि 5 बार से ज्यादा जब सम्मन देने के बाद भी नहीं आते तो ऐसे में जो है कोर्ट का रुख किया जाता है। तो जाहिर तौर पर ईडी अब पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से उनके दोनों बेटे और उनकी अनिल देशमुख की पत्नी से आगे की पूछताछ की जाएगी। फिलहाल लगातार ईडी जो है एक के बाद एक जो बड़े अहम खुलासे अपने चार्जशीट द्वारा कर रही है, वो बड़े चौंकाने वाले और अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ये जो खुलासे ईडी ने किए हैं, क्या इस पर उनके परिवार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई अनिल देशमुख के? बिल्कुल नहीं, देखिए परिवार का कोई भी शख्स इस पूरे मामले में बोलने के तैयार नहीं है। हालांकि जब मामला कोर्टाधीन हो जाता है तो जाहिर तौर पर इस पे बोलना भी गलत होता है। फिलहाल लगातार जो है ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिली है कि अब तक ईडी ने अनिल देशमुख के 100 करोड़ मामले में 51 लोगों का जो है बयान दर्ज किया, जिसमें बार मालिक से लेकर होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, तमाम बड़े बड़े पब के लोग हैं और IAS IPS अधिकारी है, CA है, तो तमाम लोग इस पूरे मामले में शामिल है। जिनका बयान ईडी ने दर्ज किया, उसी बयान के आधार पर ईडी जो है परत दर परत जो है पूछताछ कर रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए NB न्यूज के साथ।